आपने एक आई की ही ब्रांच क्यों चूज करी विच इज़ रियली वेरी टफ? काफ़ी ऐसा था कि मेरे फादर ही वॉज एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, और जब मैं ग्रो कर रहा था तो आई यूज़ टू सी हिम एज माई रोल मॉडल। मैंने बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला तब से ही मैं ऑफ्थल्मोलॉजी को देखते आ रहा हूँ, आई को देखते आ रहा हूँ, मेरे फादर को देखते आ रहा हूँ। सर ये एआई कितना इजी अप्रोचेबल रहेगा सबको, एआई के थ्रू सर्जरी करना? और सो एआई कैन सजेस्ट अस ट्रीटमेंट एज ऑफ टुडे, लेकिन अभी एआई इतना केपेबल नहीं है कि वो खुद सर्जरी परफॉर्म करे। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काला पानी ग्लूकोमा जिसे कहा जाता है, तो हम उसको साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? आई एम सो हैप्पी काशस्वी कि आपने ये क्वेश्चन पुट अप किया। मोतियाबिंद का जो ब्लाइंडनेस है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। काले पानी की जो ब्लाइंडनेस है वो इरिवर्सिबल है। Welcome to Open Book by Kasvi, powered by Surajmal Tansukarai Kishangarh. Today's episode will not only tell you how to keep your eyes healthy, but will clear all your myths. Welcoming Dr. Arunji Kshetrapal on our podcast. Hello, Kasvi. Good morning, sir. Good morning. कैसे हैं? I'm good, sir. How are you? All good, all good. सर जैसे आज हम आइज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें जानना है कि वाई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आपने एक आई की ही ब्रांच क्यों चूज़ करी विच इज़ रियली वेरी टफ? काफ़ी ऐसा था कि मेरे फादर ही वॉज एन ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, और जब मैं ग्रो कर रहा था तो आई यूज़ टू सी हिम एज माई रोल मॉडल। मैंने बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला तब से ही मैं ऑप्थल्मोलॉजी को देखते आ रहा हूँ, आई को देखते आ रहा हूँ, मेरे फादर को देखते आ रहा हूँ। यू विल नॉट बिलीव दिस, व्हेन आई वाज मे बी 7 और 8 years ओल्ड, मेरे फादर उस वक्त ऑपरेट करने जाते थे, तो आई यूज़ टू गो विथ हिम एंड मैं उनके लिए टॉर्च पकड़ के खड़ा होता था। उस वक्त टॉर्च के अंडर ऑपरेशंस होते थे। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 75-76। तो उस टाइम से ही मेरा ऑप्थल्मोलॉजी के साथ लगाव हो गया था, और मैंने एक ही चीज़ सोची थी कि अगर बनना है तो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट ही बनना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बनना है। तो सर ये जर्नी कितनी टफ रही आपके लिए? बहुत टफ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो तो वो फिर आपको टफ नहीं लगती है। अगर कुछ चीज़ आपके ऊपर इम्पोज करी जाए तो फिर आपको वो टफ लगेगी। तो आई वांटेड टू बी दिस, तो जितनी भी मेहनत करता था तो मेरे को टफ नहीं लगती थी, क्योंकि दैट वाज माय गोल। एक चाइनीज सेइंग है विच सेज कि टेक अप अ जॉब विच यू लव एंड यू विल नॉट हैव टू वर्क अ सिंगल डे। तो इट इज़ नॉट माई वर्क, इट इज़ माई हॉबी। तो मेहनत बहुत थी, पीएमटी क्लियर करना, प्री पीजी क्लियर करना, सब कुछ एमएस करना, फिर फेलोशिप करना। इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, इट टुक मी 10 years, लेकिन सिंस इट वाज माय हॉबी इट वाज नेवर टायरिंग फॉर मी, एंड इट वाज नेवर मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि यार मैं कोई काम कर रहा हूँ या बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो सर एक आइज़ को ट्रीट करना इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, लाइक आई इज़ द important organ of your body? Eye is one of the most important. Brain and eye, these are two very very important organs of our body. Eye बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, 1 inch by 1 inch का almond shaped होता है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है कि बस पूछो ही मत। और इसीलिए हो सकता है कि इतने सारे इसमें विभाजन हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। एंटीरियर सेगमेंट अलग है जो डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं, पोस्टीरियर सेगमेंट को अलग ट्रीट करते हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जन्स अलग हैं। तो एक जानो कि इतनी छोटी सी आई के लिए कितने सारे स्पेशलिस्ट हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड है आई। दैट इज़ वाई सर आज मतलब वाई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, मतलब एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनना एक बहुत खुद में एक हार्डवर्क है, एक कॉम्प्लिकेशन है। एक थ्रिल मिलती है मेरे को बस एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इट गिव्स मी अ थ्रिल, सो आई बिकेम एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ग्रेट सर। सर लाइक आज का पॉडकास्ट जो है हमारा वो रिलेटेड है आइज से लेके, सो दे आर मैनी ऑफ अस इन दिस होल थिंग जो हमें आइज से रिलेटेड जानना है कि ऐसा क्यों होता है। सो इफ़ यू अलाउ वी कैन स्टार्ट विद दिस पार्ट। श्योर, व्हाई नॉट। सर द फर्स्ट थिंग विच आई रियली वांटेड टू आस्क कि ये आजकल इतनी आई की प्रॉब्लम बढ़ क्यों रही है? मतलब पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, जितने आज स्पेक्स हम एक देख रहे हैं कि 2 साल के बच्चे को स्पेक्स लग रहा है, 3 साल के बच्चे को लग रहा है। जब हमने देखा था तो वो स्पेक्स लगता था 15 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में। आज द डे द बेबी हैज़ बीन बॉर्न, थोड़ा टाइम बाद उसको बोला जाता है कि आपका स्पेक्स लगेगा। तो वाई दिस
आई रिलेटेड प्रॉब्लम इज बीन इंक्रीजिंग? 2-3 रीजंस है। सबसे पहले तो अवेयरनेस बढ़ गई है। पहले क्या होता था, बच्चे की अगर नज़र कमज़ोर है, माँ बाप इतना ध्यान देते नहीं थे, बच्चा चले जा रहा है, और जब फिर वो थोड़ा समझदार होता था 12-14 साल की उम्र में, तब उसको लगता था यार मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है, मेरे को बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, मेरे जो साथ वाला है वो सब बोर्ड से कॉपी कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, जागृति नहीं थी। अब जागृति बढ़ गई है, तो जो प्रॉब्लम्स पहले से एग्जिस्ट करती थी वो अब हम जल्दी डिटेक्ट कर पा रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव कम इनटू प्ले। पहले आपने देखा होगा कि बच्चे बाहर खेलते थे, सूरज में खेलते थे, सनलाइट में खेलते थे, जब तक शाम को अंधेरा नहीं हो जाता था घर के अंदर घुसते ही नहीं थे। तो एज अ ह्यूमन बीइंग वी वर प्रोग्राम टू वर्क आउटसाइड, टू प्ले आउटसाइड, टू हम हंटर्स थे, हम बाहर घूमते थे, हंटिंग करते थे ग्राउंड में। तो सनलाइट यूज टू बी अ मेजर फैक्टर इन प्रिवेंटिंग आई प्रॉब्लम्स। तो हमारे को आई की जो डिजीज़ होती थी जैसे मायोपिया वगैरह है, वो कम होता था क्योंकि सनलाइट, हम काफ़ी सनलाइट में रहते थे। आजकल के बच्चे जो है ज़्यादातर अंदर घर के अंदर खेलते हैं, या वो टीवी देखते हैं, या मोबाइल पे या टैबलेट पे होता है। और इवन और तो और मतलब कि आजकल पढ़ाई भी टैबलेट्स पे हो गई हैं और मोबाइल पे हो गया है। थर्ड जो फैक्टर मैं जो अब लेके आ रहा हूँ वो है, मेजर फैक्टर इज़ नियर वर्क विद द मतलब विद फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स। तो जितना भी हम नियर वर्क करेंगे तो हमारी आईज विल बी मोर प्रोग्राम टू सीइंग नियर थिंग्स। दिल स्लोली एंड स्लोली डिस्टेंस का विजन हमारा डाउन होता जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर मायोपिया बीइंग सेटिंग इन एट एन अर्ली एज, एंड कोविड हैज प्लेड अ मेजर रोल इन दिस। आफ्टर कोविड, जब ड्यूरिंग द कोविड पीरियड ऑनलाइन क्लासेस हो गई, घर वर्क फ्रॉम होम हो गया, सो पीपल स्टार्टेड यूजिंग दीज गैजेट्स मोर फ्रीक्वेंटली, मोर कॉमन। इवन छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई उस पर होने लग गई। तो उसके बाद एकदम स्पाइक आया था मायोपिया का, एंड विच इज स्टिल कंटिन्यूइंग। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर आई प्रॉब्लम्स। तो सर अगर हम ऐसे बात करें तो आर वी इंक्रीजिंग टूवर्ड मायोपिया पैंडेमिक? यस, वी आर ऑलरेडी इन मायोपिया पेंडेमिक। मायोपिया पेंडेमिक चालू हो चुका है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट AIOS जो ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी है, it has taken a cognizance of this problem, and they are very soon launching a all India wide program for control of myopia, for early detection of myopia and for treatment of myopia. Okay. तो सर जैसे मायोपिया पैंडेमिक इंक्रीज हो रहा है, तो इज इट ट्रू कि आगे की जो जनरेशन आएगी वो चश्मे के बिना नहीं आने वाली? There are multi factors which will affect the vision of a child, vision of a person. तो एक फैक्टर नहीं होता है, देयर विल बी डेफिनेटली मोर नंबर ऑफ पीपल हु विल बी रिक्वायरिंग ग्लासेस, बट नॉट ऑल द पीपल। ओके सर, जैसे अभी आप मायोपिया के बारे में बात कर रहे थे, तो मायोपिया से हमने स्क्रीन के बारे में जाना कि स्क्रीन टाइम की वजह से मायोपिया बढ़ रहा है। तो एक आइडियल स्क्रीन टाइम क्या होता है सर? जैसे यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि हम स्क्रीन को बंद कर सकें। यस, नॉट इवन फॉर अस, नॉट इवन फॉर द कमिंग अप जनरेशन। तो व्हाट इज द आइडियल रूटीन फॉर द स्क्रीन टाइम? एज सच आइडियल, देयर इज नथिंग आइडियल फॉर द स्क्रीन। जहाँ तक हो सके बच्चों को स्क्रीन अवॉइड करनी है ही है, लेकिन इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी नाउ। देयर सो मच लर्निंग ऑन द स्क्रीन, सो मच मैटर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर, सो स्क्रीन तो देखनी है ही, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आइडियल टाइम कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ एक रूल जरूर फॉलो करना चाहिए हमारे को, विच इज़ नोन एज 20-20-20 रूल। 20-20 रूल क्या है? आफ्टर एवरी 20 minutes ऑफ स्क्रीन टाइम, look at an object which is 20 feet away from you, at least for 20 seconds. कोई वस्तु जो आपसे 20 फुट दूर है उसको 20 सेकंड तक देखिएगा। आप अपना स्क्रीन में से ब्रेक लीजिएगा, टेक अ ब्रेक, look at an object which is 20 feet away from you for at least 20 seconds. So उससे क्या होगा कि जो हमारे मसल्स हैं उनको रिलैक्स होने में मदद मिलेगी। जो मसल्स नज़दीक के लिए फोकस्ड हैं, जब हम दूर के लिए देखेंगे तो वो रिलैक्स हो जाएंगे दूर के विजन के लिए, तो थकान कम होगी।
मायोपिया कितना अफेक्ट करेगा उससे कह नहीं सकते हैं, लेकिन जितना कम स्क्रीन टाइम रखेंगे उतना बेटर रहेगा। तो सर 20 फीट ऑब्जेक्ट जैसे एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दीवारी जो आपसे कोई दीवारी हो 20 फुट दूर, उसी को देखते रहे आप 20 सेकेंड। तो हमें कॉन्सेंट्रेट पार में उसको देखना है। जी हाँ, बस अपने को देखना है ताकि जो हमारा जो लेंस है, जो नज़दीक के लिए जब हम नज़दीक देखते हैं तो वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जब दूर देखते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो वो उसको रिलैक्स होने का टाइम मिलेगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा बच्चे के ऊपर। तो बेसिकली हमें अपना स्क्रीन टाइम तो कम करना ही है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हमने अभी आपने हमें स्क्रीन की बात करी, फिर हमने एक इन्वायरमेंटल फैक्टर भी सुना आपसे कि हम बच्चे पहले बाहर जाते थे सनलाइट में। तो सर आज की जो इन्वायरमेंट इश्यूज हैं दे आर इंक्रीजिंग, अभी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, सब कुछ है, तो दैट इज़ इक्विवेलेंट प्रॉफिटेबल कि अभी भी बाहर जाना ही चाहिए? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुमने पुट अप किया। डबल एज स्वॉर्ड है, बाहर जाएंगे सनलाइट मिलेगी, बाहर जाएंगे पोल्यूशन होगा। लेकिन जैसे हमारा अजमेर शहर है, अभी हमारे स्कूलों में बाहर प्लेग्राउंड में इतना पोल्यूशन नहीं है, हमारे घरों के बाहर कॉलोनियों में इतना पोल्यूशन नहीं है। हाँ, दिल्ली जैसी जगह में हम सोच सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम सोच सकते हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अजमेर जैसी सिटीज़ में स्टिल द एयर क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। स्पेशली कॉलोनीज़ में जो पेरिफेरी में है, स्कूलों में इतना पोल्यूशन नहीं है। लेकिन इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी एक्सपोज टू सन, विच इज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आइज। So what is the ideal time अगर हम कोई जाने कि हमें कितना हमें बच्चों को अलाउ करना चाहिए टू एक्सपोज फॉर द सन, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है सर। सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। हम एटलीस्ट 45 मिनट्स 1 आवर तो बच्चे को अलाउ करें कि भाई जाओ बाहर खेलो, खुली हवा में खेलो, खुली लाइट में खेलो, सनलाइट में खेलो। ज़रूरी नहीं है कि जब सन डायरेक्ट आ रहा हो, सन सेट हो रहा हो, इवनिंग में बच्चों को बोलो कि भाई बाहर जाओ, आप बाहर जाके खेलो, ठीक है ना। तो उससे ना सिर्फ हमारी आंखों के लिए पॉजिटिव होगा, बच्चे के लिए जो अदर हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह होते हैं, वो भी पॉजिटिव वे में अफेक्ट होंगे। प्लेइंग इन ओपन, रनिंग डाउन, इधर उधर भागने से ही ओपन में ऑल दीज फैक्टर्स विल मेक अ डिफरेंस इन चाइल्ड ग्रोथ। सर जैसे अभी हमने बात करी मायोपिया के लिए, जैसे अब बाई चांस जैसे मोस्टली जनरेशन आ चुकी है स्पेक्स पे, तो व्हाट इज़ द आइडल थिंग टू चूज द स्पेक्स? मतलब हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए टू यूज द स्पेक्स? व्हाट आर द थिंग्स व्हिच हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड कि हमें आज अगर हमें चश्मा लग रहा है तो वो किस बेसिस पे लग रहा है? तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा कि क्या आइडियल टाइम होना चाहिए जब हमारे को बच्चे को एग्जामिन करना चाहिए कि इसको कहीं कोई रिफ्रैक्टिव एरर या आँख में नज़र कमज़ोर तो नहीं है। तो व्हाट वर्ल्ड सोसाइटीज़ रिकमेंड इज़ स्कूल एंटरिंग एज। तो जब भी बच्चा स्कूल में एंटर करे तो उसको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए फॉर आइज चेकअप। आजकल कई स्कूलों में मैंडेटरी हो गया है, जब वो एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं बच्चों का तो वो उसमें आई के लिए भी पूछते हैं कि भाई इसको आई विजन चेकअप करा के। कई स्कूल तो उन्होंने अपने स्कूलों में विजन चार्ट्स रख रखे हैं, तो वो हर एक बच्चों को जब एडमिशन देते हैं तो दे चेक द विजन ऑफ द किड, द चिल्ड्रन वाइल टेकिंग एडमिशन। सो अगर स्कूल नहीं करता है तो एट द एज व्हेन द चाइल्ड एंटर्स द स्कूल, जब उसको स्कूल में एडमिशन कराते हैं तब अपने को उसका सबसे पहले आई चेकअप हो जाना जरूरी है। उस वक्त अगर बच्चे की आई नॉर्मल है, विजन नॉर्मल है, तो कुछ भी नहीं करना है, अपने को फॉलो अप करना है। मे बी आफ्टर 1 year 2 years एवरी ईयर वी हैव टू फॉलो अप द किड फॉर द विजन। जस्ट विजन चेकअप, नॉट नेसेसरली कि डॉक्टर उसको चेक करे, विजन उसका कंटिन्यूसली चेकअप होना है। अगर बच्चे का विजन डिफेक्टिव है, विजन कम है, तो देन ही शुड बी टेकन टू अ डॉक्टर। बट ये विजन चेक कैसे होगा? मतलब पेरेंट्स आर नॉट, सी वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरी पेरेंट्स टू बी दैट मच एजुकेटेड, तो एक पेरेंट कैसे विजन चेक करे फिर? हाँ, तो पेरेंट्स चेक भी नहीं कर सकते, उसके लिए टेक्नीशियंस होते हैं। स्कूल्स में विजन चार्ट्स होते हैं, तो वो स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और अगर
पेरेंट्स नोट करते हैं कि भाई मेरा बच्चा टीवी पास जाके देख रहा है या कुछ स्क्विंट करके देख रहा है या आँख को थोड़ा महंगा करके देख रहा है, तो दिस शुड रेज अ सस्पिशन अमंग पेरेंट्स एंड दे शुड टेक देयर चिल्ड्रन टू अ डॉक्टर, आई डॉक्टर। ओके, तो सर व्हाट इज़ द आइडियल थिंग टू चूज द स्पेक्स? लाइक क्या एक मैंडेटरी पॉइंट होना चाहिए कि अगर मेरे बच्चे को स्पेक्स लग रहा है तो मुझे हैव टू कीप दैट थिंग इन माय माइंड? हाँ, तो एक तो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि भाई इसको माइनस में चश्मा लग रहा है या प्लस में लग रहा है। वंस द डॉक्टर हैज़ गिवन दैट प्रिस्क्रिप्शन, नाउ कम्स द रोल ऑफ पेरेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बच्चे चश्मा नहीं पहनते हैं, उनको या तो हिचक होती है या स्कूल में जाते हैं तो पीयर प्रेशर होता है, जो उनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनको चिढ़ाते हैं, करते हैं। तो पेरेंट्स हैव टू मेक इट श्योर कि बच्चा चश्मा पहने। उसके लिए वो ये भी कर सकते हैं कि खुद भी डमी ग्लासेस बनवा के वो पहन सकते हैं, ताकि बच्चे को लगे यार ये तो नॉर्मल चीज़ है, मेरे मम्मी भी पहन रही है, मेरे डैडी भी पहन रहे हैं, तो मैं भी पहनता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले होता है बच्चे को मोटिवेट करना चश्मा पहनने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि बच्चे को पेरेंट्स मोटिवेट करें कि चश्मा पहने। चश्मा रेगुलर चेकअप कराना है। चश्मा इस तरह का लेना है, शो ही नहीं लेना है, बच्चों को शो से कोई मतलब नहीं है। चश्मा इस तरह का हो कि उसके फ्रेम के सेंटर में उसकी आईज आए, प्रॉपर नंबर हो, प्रॉपर जगह से वो चश्मा बनवाना है, और एक बार चश्मा बनवा के वापस डॉक्टर को चेक करवाना है कि भाई ये जो हमने चश्मा बनवाया है ये प्रॉपर है कि नहीं है, और उसको रेगुलरली बच्चे को चेकअप करवाते रहने का है। सो जैसे आज बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस आ रहे हैं, तो एक कुछ ब्लू ग्लासेस करके है, ब्लू कट ग्लासेस। ब्लू कट ग्लासेस, तो हाउ इफेक्टिव इट इज़? या ये क्या ये स्कैम है या फिर डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच फ्रूटफुल फॉर द पीपल? हाँ, ब्लू कट ग्लासेस एक तरह का, मैं जो सोचता हूँ ये एक प्रोपोगेंडा है टू सेल द ग्लासेस टू द पीपल बाय सर्टेन कंपनीज। मेडिकल लिटरेचर में दे हैव नॉट बीन प्रूव टू बी एनी वे इफेक्टिव। ये किसी तरह से किसी नॉर्मल ग्लास से सुपीरियर नहीं है इन प्रिवेंटिंग एनी आई डिजीज और इन प्रिवेंटिंग एनी बैड इफेक्ट ऑफ स्क्रीन ऑन द आइज। स्क्रीन का जो भी बैड इफेक्ट आ रहा है वो ब्लू कट ग्लासेस प्रिवेंट नहीं करते हैं, कहीं पर ऐसी कोई स्टडी नहीं है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट आई फील इज अ गिमिक, is a propaganda by the companies who manufacture them and they want to sell it. हाँ, बच्चों को ग्लासेस कैसे पहनाने चाहिए? सबसे पहले तो बच्चों को ग्लासेस जो पहनाने चाहिए वो प्लास्टिक वाले होने चाहिए, जो कि नॉन ग्लास, मतलब ग्लासेस जो है नॉन ग्लास होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा गिर जाता है तो अगर कांच होगा, कांच का बना हुआ होगा, वो टूट जाएगा तो बच्चे को हार्म करता है। कोई बच्चे को चोट लग सकती है क्योंकि बच्चे भागते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कोई बॉल आके लग गई, वो कांच का अगर बना होगा वो टूट गया तो आँख को इंजर कर सकता है। तो प्रेफरेबली बच्चों के लिए प्लास्टिक के ग्लासेस होने चाहिए, वो भी टफन प्लास्टिक हो तो बेटर है, और उसमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होनी चाहिए। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग विल टू अ सर्टेन एक्सटेंट विल हेल्प द किड्स। और तीसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो स्क्रैच रेजिस्टेंट हो तो बेटर है। ऐसा कि जैसे जैसे हम क्वालिटी बढ़ाते जाते हैं ग्लासेस की, उनकी कॉस्ट भी बढ़ते जाती है, तो वो पेरेंट्स को देखना है कि कहाँ पे बैलेंस करना है टूवर्ड द कॉस्ट एंड द क्वालिटी। क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है कि वो बहुत ग्लासेस को इधर उधर रख देते हैं, उनके बच्चों के ग्लासेस में स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इस तरह का चश्मा बनवाएं जिसमें स्क्रैचेस कम आते हों। ठीक है, बच्चों को उसकी तरफ जागृत करें कि बेटा एक पर्टिकुलर तरीके से उसको रखो, संभाल के रखो ताकि स्क्रैचेस नहीं आए, टूटे नहीं। तो जैसे अगर किसी को चश्मा लग जाता है तो क्या ये सच है कि हम चश्मा कभी उतार सकते हैं? लाइक सम एक्सरसाइज या कुछ आयुर्वेदिक बात किसी चीज़ से? सबसे पहले तो कई बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम हमारे बच्चों को चश्मा नहीं लगाएंगे, उसकी आदत पड़ जाएगी उसको, फिर उसके बाद चश्मा उतरेगा ही नहीं। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि अगर एक बार चश्मा आ गया तो आप उसको लगाओ चाहे नहीं लगाओ, बच्चे का नंबर अगर आगे चल के बढ़ना है तो बढ़ेगा ही, नहीं बढ़ना है तो नहीं बढ़ेगा। आप ये सोचो कि भाई मैंने चश्मा लगा दिया बच्चे को, अब तो ये लाइफ भर नहीं उतरेगा।
वो एक गलत भ्रांति है। अगर चश्मा है, बच्चे को कुछ चीज़ साफ नहीं दिख रही है और हम चश्मा लगा देते हैं, उससे उसको वो चीज़ साफ दिखने लग जाती है, तो उसके आई का डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट बराबर होगा। अब जो आपने मिथ की बात करी कि क्या ये चश्मा दवाइयों से, आयुर्वेद से, एक्सरसाइज से हट सकता है? नहीं हट सकता है। जितनी भी मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में स्टडीज़ हुई हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि नंबर हट जाता हो किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन से, किसी भी एक्सरसाइज से या किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर से। अगर एक बार चश्मा आ गया तो या तो वो उधर स्टेबल रहेगा या धीरे धीरे विथ एज बच्चों में नंबर बढ़ेगा टू अ सर्टेन एज। हाँ, आफ्टर दैट सर्टेन एज इट विल बिकम स्टेबल। बहुत माइनर नंबर है, पाव आधा नंबर है, वो कई बार हट भी सकता है, बट दैट आर वेरी रेयर केसेस। सर बट जैसे अगर हम स्पेक्स नहीं लगाते तो डेफिनेटली नंबर तो इंक्रीज हो गई आपका। हाँ, ये अगेन एक मिथ है कि अगर हम चश्मा नहीं लगाएंगे तो नंबर बढ़ेगा। टू अ सर्टेन एक्सटेंट थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन अगर नंबर को बढ़ना है तो चाहे हम चश्मा लगाएं चाहे नहीं लगाएं, नंबर बढ़ेगा ही। अगर नहीं बढ़ना है तो वो नहीं बढ़ेगा, चाहे हम चश्मा लगाएं चाहे नहीं। मैं लोगों को ये इसका एक वो देता हूँ एग्जाम्पल कि मैं आज ठंड पड़ रही है, मेरे कंबल ओढ़ने से मेरे को ठंड नहीं लगेगी, बाहर ठंड कम नहीं हो जाएगी। ठंड को अगर आगे बढ़ना है तो बढ़ेगी, नहीं बढ़ना है तो नहीं बढ़ेगी। तो चश्मा लगाऊंगा तो मेरे को साफ दिखेगा, लेकिन नंबर बढ़ना या नहीं बढ़ना, चश्मा लगाऊंगा तो भी बढ़ सकता है, नहीं लगाऊंगा तो भी। चश्मा लगाने का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि मेरा आइज़ का डेवलपमेंट पूरा होगा, मेरे ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, और क्योंकि मेरे को हर एक चीज़ साफ दिख रही है तो मेरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट अच्छा होगा। आप देखेंगे कि कोई बच्चे होते हैं जो यूं दुबके दुबके से रहते हैं उधर, हर एक चीज़ में करने में कई बार क्या होता है कि उनकी विजन कम होती है, तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार मैं किसको देख रहा हूँ, वो सामने से जो आ रहा है वो कौन है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उनकी पर्सनैलिटी भी कम हो जाती, पर्सनैलिटी भी दब जाती है। और अगर कॉन्फिडेंट होगा, अच्छा ये वो आ रहा है, मेरा फ्रेंड है, मैम ने बोर्ड पे वो लिखा हुआ है, ये वो है, तो उसकी पर्सनैलिटी भी बढ़। तो बच्चे को अगर नज़र कमज़ोर है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो चश्मा लगाना जरूरी है। तो सर एक मेजर फैक्टर क्या है चश्मा लगने का? मतलब क्या हम सिर्फ स्क्रीन टाइम को ही फोकस करेंगे या फिर कुछ हेरिटेंस भी है? अगर अपन हेरिटेंस डज प्ले अ रोल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, यस। अगर हमारे मदर फादर में चश्मा है तो चांसेस हैं कि बच्चों में भी चश्मा आ सकता है, लेकिन ये रूल नहीं है कि हर एक बच्चे में आएगा ही आएगा। कई बार हम देखते हैं मदर फादर में कोई चश्मा नहीं होता, फिर भी बच्चों में चश्मा आ जाता है। तो हेरिटेंस हैज़ अ रोल टू प्ले टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इट इज़ नॉट अ रूल, वन थिंग। कॉजेज में यस, स्क्रीन टाइम हैज़ अ रोल टू प्ले टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट साइंटिफिकली देखें तो नंबर क्यों आता है हमारी जो आई होती है उसकी एक लेंथ होती है। ये जो पार्ट होता है इसको कॉर्निया बोलते हैं, और ये जो पार्ट होता है इसको हम रेटिना बोलते हैं। लाइट कॉर्निया से आती है, कॉर्निया के बाद ये लाइट प्यूपिल के थ्रू जाती है, इसके पीछे एक लेंस लगा होता है, उससे फोकस होकर रेटिना के ऊपर किरणें फोकस होती है। अगर किरणें जो एकदम फाइन फोकस होती है तो हमारे को इमेज क्लियर दिखती है। कई बच्चों में ये जो चीज़ होती है लंबी होती है। अगर ये लंबी होती है तो जो किरण है जो रेटिना पे फोकस होनी चाहिए वो रेटिना से पहले फोकस हो जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोपिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसा लेंस लगा देते हैं जिससे कि किरणें जो कि रेटिना से पहले फोकस होती है वो रेटिना के ऊपर फोकस होने लग जाती है, तो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को क्लियर दिखने लग जाता है। दूसरी जो कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि ये जो आई बॉल की जो लेंथ होती है वो कम होती है, तो जो किरणें रेटिना पे फोकस होनी चाहिए वो रेटिना के पीछे फोकस होती है। तो वही फिर हम एक लेंस यहाँ पे लगाते हैं जिससे कि वो रेज रेटिना के ऊपर फोकस हो। और जो हम ये कह सकते हैं ये बाय बर्थ ही है? नहीं, जरूरी नहीं बाय बर्थ हो। विथ डेवलपमेंट किसी की आई ज़्यादा लंबी हो जाती है, किसी की आई छोटी ही रह जाती है। जो अक्सर जो छोटी रह जाती है आई वो बाय बर्थ होती है, लेकिन
विद डेवलपमेंट भी छोटी रह सकती है। और एक बच्चों में ग्रोथ स्पर्ट आती है, जैसे कि हम देखते हैं कि 10 से 12 साल के बच्चे एकदम हाइट बढ़ती है, फिर 14 से 16 साल में फिर हाइट, तो उन केसेस में हमारे को खासकर ध्यान रखना पड़ता है कि जब उस वक्त के बाद बच्चों की हाइट बढ़ती है तो आई बॉल की लेंथ भी बढ़ सकती है, आई बॉल की लेंथ बढ़ सकती है, तो मायोपिया सेट इन हो सकता है। ओके, सो लाइक हमने अभी बहुत वी हैव टॉक अबाउट स्पेक्स, वी हैव टॉक अबाउट एवरीथिंग, नाउ जंपिंग अप टू द टॉपिक ऑफ लेसिक, कि जैसे आज लेसिक लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है टू ट्रीट द आईज। लेसिक सबसे पहले इज़ नॉट एन एसेंशियल सर्जरी, जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं जगह कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ पे लेसिक करवा लेने से उस व्यक्ति को बहुत मदद मिल जाती है। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो पुलिस की नौकरी में जाना चाहते हैं, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, या नेवी में जाना चाहते हैं, या रेलवेज़ में जहाँ पे चश्मे अलाउड नहीं है और बिना चश्मे 6x6 विजन चाहिए होता है, तो वहाँ पे उन बच्चों के लिए लेसिक बहुत लाभकारी है, बहुत फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए। हाँ, लेकिन कुछ प्रोफेशन में लेसिक अलाउ नहीं करते हैं वो लोग, तो फिर उनको दूसरा प्रोफेशन चूज़ करना पड़ता है। तीसरा प्रोफेशन जो मैं सोचता हूँ जहाँ पे लोग मेरे पास आते हैं वो है फैशन इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे जो लोगों के फैशन इंडस्ट्रीज़ में हैं, जो कैमरे के सामने जाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन लोगों को भी एक तरह से चश्मा उनके कॉस्मेटिक रीज़न से नहीं सूट करता है, तो उन लोगों के लिए भी लेसिक है। फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे आपके एक आँख में नंबर ज़्यादा है, एक में कम है, आपका दोनों आँखों का बैलेंस सही नहीं बैठ रहा है, तो उस कंडीशन में भी लेसिक द्वारा चश्मा हटाने से पेशेंट का बैलेंस वगैरह, विजन वगैरह काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। फिर कुछ बच्चे होते हैं जो चश्मा टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, चश्मे से उनको इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता, उनके भी चश्मा हटाने के बाद उनके पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास जो कि बहुत ही सबड्यूड होते हैं, उनकी वही पर्सनालिटी बहुत दबी हुई होती है, लेकिन एक बार हम उनका चश्मा हटा देते हैं तो उनकी टोटल फेस का लुक चेंज हो जाता है, पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे में चश्मा हटाने के बाद। सर बेसिकली एक लेसिक पेशेंट को हाउ अर्लीस्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कब हमें ये सर्जरी करानी है या कब नहीं करानी है, हाउ अर्लीस्ट वी कैन गो फॉर इट? सबसे पहले तो एक कट ऑफ एज है कि 18 साल से पहले हम नहीं छूते हैं बच्चों का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम 18 के बाद हर एक का कर देंगे। दूसरा जो क्राइटेरिया होता है लेसिक करने का कि भाई नंबर स्टेबल होना चाहिए, पेशेंट का नंबर इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट का नंबर स्टेबल है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, 6 महीने साल भर तक सेम है, तो फिर हम वो कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई 21 साल का बच्चा आता है लेकिन उसका नंबर बढ़ रहा है, तो हम फिर रुक जाते हैं, 6 महीने साल भर वेट करते हैं जब तक कि उसका नंबर स्टेबल नहीं हो जाए। तो आइडियल टाइम वुड बी व्हेन द नंबर बिकम स्टेबल, नंबर आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, वहीं का वहीं रुक गया है, चाहे वो 18 पे हो, चाहे 20 पे हो, चाहे 21 पे हो या 24 पे हो, लेकिन 18 से कम पे नहीं करेंगे। अगर नंबर स्टेबल भी है तो भी 18 से कम नहीं करते। तो सर एक रेंज जैसे हमने सुना है कि +1 होता है, +2 होता है, -1 -2 होता है, तो ये लास्ट क्या रहता है कि अगर -3 या किसी की आ जाए, लाइक लेंस पा -3 या +3 भी आ जाती है, तो दैट पर्सन कैन गो फॉर आई सर्जरी? यस, नो कितना नंबर लेसिक से हटेगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि उसकी आँख की कॉर्निया की थिकनेस कितनी है। अगर कॉर्निया की थिकनेस अच्छी है तो लेसिक लेज़र द्वारा सेफ्टी मार्जिन को रखते हुए -8 से -9 नंबर तक हटा सकते हैं और प्लस में 4 नंबर तक हटा सकते हैं। 8 नंबर 9 नंबर के बाद लेसिक की प्रेडिक्टेबिलिटी कम हो जाती है और प्लस में 4 नंबर के बाद लेसिक की प्रेडिक्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो आइडियली प्लस में 4 नंबर तक, माइनस में 8 नंबर 9 नंबर तक सेफली ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, अगर पेशेंट
कि कॉर्निया में गुंजाइश हो तो 10 नंबर 11 नंबर भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आइडियली 8-9 नंबर तक हम माइनस में ट्रीट करते हैं। तो जैसे हमने सिर्फ शायद से क्यू लेसिक सुना है, तो इसके अलावा भी कोई और सर्जरी होती है या फिर सिर्फ क्यू लेसिक से ही हटते हैं? हाँ, पहले क्या होता था कि जो लेसिक होता था उसमें जो रेज आती थी वो स्ट्रेट आती थी। उन्होंने टाइम के साथ देखा कि अगर आप स्ट्रेट रेज सेंटर में डालोगे तो वो इफ़ेक्टिव है, लेकिन क्योंकि कॉर्निया गोल है तो साइड में डालोगे तो वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। तो उन्होंने ये आज से करीबन 15-20 साल पहले उन्होंने ये मेथड चेंज कर दिया कि भाई अब ये जो रेज पड़ेंगी तो जो पेरिफ्री में पड़ेंगी उनका पावर अपन थोड़ा सा ज़्यादा देंगे। वो सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एस्फेरिक लेसिक, जो कि आज की तारीख में जितनी भी मशीनें हैं वो सब एस्फेरिक लेसिक करती हैं। अब उस एस्फेरिक लेसिक को एक पर्टिकुलर कंपनी ने बोला कि हम उसको क्यू लेसिक बोलेंगे। तो बेसिकली अगेन क्यू लेसिक इज जस्ट अ मार्केटिंग स्टंट। दिस फीचर इज प्रेजेंट इन ऑल द लेसिक मशीन्स विच आर अवेलेबल टुडे विथ एनीबडी विथ एवरीबडी। तो क्यू लेसिक इज नथिंग बट अ मेथड ऑफ लेसिक डिलीवरी विच इज प्रेजेंट इन एवरी मशीन, जो एक कंपनी उसको क्यू बोलती है। तो बेसिकली सिर्फ क्यू लेसिक ही है, मतलब कंपनी ने नाम दिया है? कंपनी ने नाम दिया है, वो एक कंपनी ने उस पर्टिकुलर लेसिक को क्यू लेसिक बोलती है। सारी सर्जरी एक टाइप की है? सारी सर्जरी एक टाइप की है, बट हमने कैटेगरी कर दी। हाँ, नहीं, सब सर्जरी एक टाइप की नहीं। क्यू लेसिक आपने बोला। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो आँख का कॉर्निया होता है, अगेन आई विल टेक हेल्प ऑफ दिस मॉडल। हम जो लेसिक सर्जरी करते हैं आँख के इस पार्ट पे करते हैं, ठीक है। ये 100% स्मूथ नहीं होता है, किसी किसी के इसमें बहुत माइनर से एब्रेजन्स होते हैं, कॉर्निया के ऊपर एब्रेजन्स होते हैं। तो आजकल जो सारी मशीनें हैं वो इन एब्रेजन्स को भी ट्रीट कर देती हैं, ठीक है, जिसको कि हम कस्टमाइज्ड या ऑप्टिमाइज्ड लेसिक बोलते हैं। कि हमारे आँख में इस जगह से थोड़ा सा अनइवननेस है, यहाँ पे थोड़ा सा अनइवननेस है और यहाँ पे थोड़ा सा, तो मैं मेरी मशीन को बोलूँगा कि भाई आप इसके कस्टमाइज ट्रीटमेंट करो, मतलब कि जो नंबर है वो तो आप हटाओ ही हटाओ इसका, लेकिन ये जो अनइवन स्पॉट्स हैं इनको भी आप स्मूथ कर दो। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट को जो अभी विजन है उससे बेटर विजन भी आ सकता है कस्टमाइज ट्रीटमेंट से। तो ये क्या होता है कि पहले एक स्टेशन पे हम जांच करते हैं पेशेंट की, देखते हैं कहाँ कहाँ इरेगुलरिटीज़ हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या ये इरेगुलरिटीज़ जो है सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। अगर वो विजन को अफेक्ट कर रही है तभी हम उनको ट्रीट करते हैं। अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है, विजन को अफेक्ट नहीं कर रही है, तो हम उनको छोड़ देंगे या ट्रीट करेंगे, पेशेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर वो सिग्निफिकेंट है, पेशेंट का विजन अफेक्ट कर रही है, तो उनको हम ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने से पेशेंट का विजन बेटर रहता है, बट हर एक केस में नहीं करते हैं। अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है, पेशेंट के विजन को अफेक्ट नहीं कर रही, तो वह अननेसेसरली ट्रीट है। तो लेसिक इज नॉट मेंट फॉर एवरीबॉडी, आपको एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रहता है क्या? हाँ, सर्जरी के लिए जाएंगे या नहीं? सर्जरी तो एक तो पेशेंट की चॉइस होती है। हम मेडिकली किसी को ज़रूरी नहीं है कि करवाना, इट इज़ पेशेंट्स चॉइस। पेशेंट बोलता है कि साहब हमारे को सर्जरी करानी है, तो फिर हम उसको चेक करते हैं। हम 2-3 चीज़ें देखते हैं कि भाई इसका जो आँख का कॉर्निया का कर्वेचर है वो कैसा है, स्मूथ है कि नहीं है, कॉर्निया के ऊपर कोई बीमारी तो नहीं है। कुछ कंडीशन होती है जैसे केराटोकोनस होता है, तो उस कंडीशन में हम लेसिक नहीं करते, पेशेंट को मना कर देते हैं, तो वो टेस्ट करने से मना। फिर हम देखते हैं कि पेशेंट का कॉर्निया का थिकनेस कितनी है। अगर पेशेंट की कॉर्निया की थिकनेस अच्छी है तभी लेसिक होगा, अगर थिकनेस कम है तो लेसिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेसिक करने के बाद पेशेंट की कंडीशन खराब हो सकती है। तो वी हैव टू लीव अ मिनिमम थिकनेस बिहाइंड कि आगे चल के सेफ्टी रहे पेशेंट को। तो कॉर्निया की थिकनेस अच्छी होगी, कॉर्निया का कर्वेचर सही होगा, और फिर हम तीसरी चीज़ जो चेक करते हैं वो है पेशेंट का रेटिना। रेटिना शुड बी ओके, रेटिना में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, तभी हम जाके पेशेंट को लेसिक के लिए फिट मानते हैं और लेसिक का ऑपरेशन करते हैं।
तो सर व्हाट इज द प्री एंड द पोस्ट प्रिकॉशन विच हैज टू बी केप्ट इन माइंड फॉर द सर्जरी पार्ट? सो प्री तो सारे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, देन प्री ऑपरेटिव कोई ऐसी कोई खास प्रिकॉशंस नहीं होते हैं एक्सेप्ट कि हम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डलवाते हैं या तो सेम डे या एटलीस्ट 1 डे बिफोर। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन पहले डालें, सेम डे भी ड्रॉप्स डाल के हम ऑपरेट कर सकते हैं। पोस्ट लेसिक थोड़े से प्रिकॉशंस रखने होते हैं पेशेंट्स को कि कुछ 5-7 दिन तक आँख में पानी नहीं जाए, आँख को रगड़ नहीं सकता है पेशेंट, आँख को मसल नहीं सकता है, थोड़ा सा धूप से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। धूप में जा सकते हैं, धूप में जाने में कोई मना नहीं है, लेकिन काला चश्मा पहन के जाना चाहिए जिससे कि यूवी रेज आँख में कम से कम जाए। तो जैसे भी आपने टेस्ट की, हमने प्री प्रिकॉशन आपने बताया कि प्री बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो मुझे आई जस्ट वांटेड टू नो कि इतने टेस्ट होते क्यों हैं? मतलब जैसे अगर हम कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें बोला जाता है पहले इस रूम में जाओ, इस रूम में जाओ, फिर उसमें जाओ, फिर हमें आपसे मिलने को मिलता है। सो व्हाई द थिंग्स आर लाइक दिस? देखो, लेसिक इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोसीजर, ठीक है, और फॉर दैट मैटर कोई भी हम सर्जरी करते हैं तो इट इज़ अ वंस इन लाइफ टाइम प्रोसीजर, और उस सर्जरी का जो इम्पैक्ट आएगा आपके आगे पूरी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट आएगा। तो हम सर्जरी करने से पहले अच्छी तरह से ये चेक करना चाहते हैं कि आप सर्जरी के लिए फिट हैं कि नहीं है, आगे चल के इस सर्जरी की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, और ये आपके लिए सेफ़ है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमारे को प्री ऑपरेटिव प्लानिंग करनी पड़ती। जैसे कि आज की तारीख में अगर कोई पायलट प्लेन उड़ाता है तो वो हर एक उसकी SOPs बनी हुई है कि भाई मेरे को ये चेक करना है, ये चेक करना है, ये चेक करना है, ये चेक करना है, ये सब चीज़ें फिट होंगी, ओके होंगी, तभी मैं प्लेन को फ्लाई करूँगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे को चेक करना होता है कि ये पैरामीटर सही है कि नहीं है पेशेंट का, ये पैरामीटर सही है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं है, पेशेंट को कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, हम सेफली इसमें ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आगे चल के पेशेंट के लिए ये सर्जरी सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी, तभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। बेसिकली अगर हम जा रहे हैं तो राइट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। जी हाँ, तो ये सब जो हम टेस्ट वगैरह करते हैं वो पेशेंट की सेफ्टी के लिए करते हैं, पेशेंट के आगे फ्यूचर के लिए ही करते हैं ताकि पेशेंट सेफ रहे। सर जैसे अभी हम लेसिक के बारे में बात कर रहे थे, बट हमें जैसे कभी कभी हमने कभी सुना है, मे बी अपन ये मिथ है या नहीं हमें नहीं पता, बट क्या शेप चेंज हो जाता है लेसिक से? नहीं, आई का कोई शेप नहीं चेंज होता है। लेसिक से बेसिकली हम क्या करते हैं, जो आँख का कॉर्निया का कर्वेचर है, ये जो आगे का कर्वेचर है, इसको हम थोड़ा सा फ्लैट कर देते हैं, लेकिन वो भी फ्लैट माइक्रॉन्स में होता है जो कि हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते। नेकेड आई से हमारे को मालूम नहीं पड़ेगा कि ये फ्लैट हो गया, इवन हमारी मशीनों से नहीं मालूम पड़ेगा। जो नॉर्मल देखने की मशीन, एक स्पेशल मशीन होती है, उससे हमारे को मालूम पड़ेगा कि ये फ्लैट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आम आदमी को आँख को देखने से कह नहीं सकता है कि भाई इस पर्टिकुलर आदमी का लेसिक हुआ है या नहीं हुआ है, आम जना नहीं डिसाइड कर सकता। इवन डॉक्टर्स को भी कई बार मशीनों की मदद लेनी पड़ती है, तब जाके मालूम पड़ता है कि इसमें लेसिक हुआ है या नहीं हुआ। तो आँख का कॉर्निया का कर्वेचर चेंज होता है, लेकिन वो माइक्रॉन्स में होता है जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है। आपका अगर 2 वर्ड में मैं आंसर दूं तो आँख का शेप चेंज नहीं होता है। सर जैसे अभी हम वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ AI नाउ, सो AI का क्या रोल है आई के अंदर? AI का अब रोल डायबिटीज़ की डायग्नोसिस में बहुत बड़े मेजर रूप में आ रहा है। अब हमारे पास फंडस कैमराज हैं जो कि आँख के रेटिना की फ़ोटो ले लेते हैं बिना दवाई डाले, और खटाखट फ़ोटो ले लेते हैं। जैसे अगर एक डॉक्टर को एक पेशेंट को देखने में मान लो 5 मिनट या 7 मिनट लगते हैं, वही काम फंडस कैमरा 1 मिनट या 2 मिनट में कर सकता है, वो भी एक टेक्नीशियन की मदद से जो कि स्पेशली ट्रेंड है फ़ोटो लेने। तो क्या है कि जो डॉक्टर्स की जो मैन पावर थी वो सही डायरेक्शन में यूटिलाइज होने लग गई, और अब क्या है कि उसका फंडस का फ़ोटो लेके AI रीड करता है और बता देता है कि भाई इस पेशेंट में कोई डायबिटीज़ का कुप्रभाव नहीं है आँख के ऊपर, या इस पेशेंट में स्टार्ट हो गया है, इसको अपने को फॉलोअप करना है, या इस पेशेंट में ज़्यादा इफेक्ट है, इसको डॉक्टर के पास रेफ़र करना है। तो एक तो यहाँ पे AI का रोल आ रहा है।
दूसरा, अभी 2-3 मॉडल्स डेवलप हो रहे हैं स्पेशली ग्लोकोमा में, काला पानी के इलाज में, काला पानी के डिटेक्शन में। काला पानी का जितना अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा उतना पेशेंट का विजन हम बचा सकेंगे। काला पानी का डिटेक्शन जितना लेट होगा उतना पेशेंट की विजन जाने की संभावना ज़्यादा है। तो एआई का रोल यहाँ पे आने लग गया है फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ग्लोकोमा, काला पानी जिसको हम इंग्लिश में ग्लोकोमा बोलते हैं, उसके डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन में एआई का बहुत बड़ा रोल है। सिमिलरली कई हमारे टेस्ट हैं उनको रीड करने में एआई आजकल हमारी हेल्प करता है। ओसीटी है, कई बार हम उसमें कुछ फीचर्स मिस कर जाते हैं तो वो हमारे को रीड करके बता देता है कि हाँ यहाँ पे ये फॉल्ट्स हैं। तो कई जगह आ रहा है। अब धीरे धीरे ट्रीटमेंट में भी उसका एआई का रोल आने लगा है। ट्रीटमेंट में वो हमारे को रिकमेंड करता है कि भाई इस जने का अब ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए, ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए, इसका अब अपन ट्रीटमेंट टेपर कर सकते हैं। तो एआई का बहुत जगह रिसर्च चल रही है और बहुत जगह रोल आने लग गया है। तो जैसे एआई में हमने पढ़ा था कुछ एक न्यूरालिंक करके स्टार्ट हुआ है। एग्जैक्टली। So what is that Neuralink? Neuralink is basically a chip which has been developed by Meta and it can be implanted inside your brain and that is connected with a computer. So मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को मेरा कंप्यूटर पे एक ब्राउज़र खोलना है, तो न्यूरालिंक उस चिप को एक्टिवेट करेगा और वो चिप अपने आप ही वो ब्राउज़र खोल देगी। So Neuralink is basically linking your brain to your computer or to your mobile phone. मेरे को यार इसको ये मैसेज भेजना है और इस मैसेज में मेरे को ये लिखना है, मेरे को XYZ को मैसेज भेजना है और उसमें मेरे को लिखना है कि मैं आज आपसे मिल नहीं पाऊँगा। तो मैंने ये बात सोची, न्यूरालिंक को कमांड आया, न्यूरालिंक ने मेरे मोबाइल पे वो मैसेज भेजा, मैसेज वो टाइप हुआ और वो सेंड हो गया। दिस इज न्यूरालिंक। सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग इज बीइंग डेवलप्ड इन आई विच इज नोन एज बायोनिक आई। ये अभी बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। क्या होता है कि जो लोग नहीं देख पाते, बेसिकली देखने का क्या प्रोसीजर होता है वो आपको पहले समझना चाहिए। हमारी आँख में रेटिना होता है, इमेज जो है रेटिना पे बनती है, वो इमेज एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारी एक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाती है और ब्रेन उसको डिकोड करता है कि ये जो सामने हमारी चीज़ पड़ी है ये है, ये टेबल मेरे सामने पड़ी है, ये ग्लास मेरे सामने। तो बेसिकली हमारी जो आई है वो एक कैमरा है, कैमरे की फिल्म होती है। तो जैसे हम CCD बोल रहे हैं या CMOS बोल रहे हैं, उसके ऊपर इमेज फॉल होती है। अब ये जो इमेज है ये इमेज कैप्चर होकर हमारे ब्रेन में जाती है। ब्रेन में सारा इंटरप्रिटेशन होता है, जो भी इंटरप्रिटेशन हो रहा है वो हमारे ब्रेन में। तो अगर हमारा रेटिना खराब हो जाए या जो कनेक्शन है, जो नर्व जो मेरे ब्रेन में जा रही है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, तो हम क्या करते हैं, एक बायोनिक चिप होती है उसको हम आई में फिट कर देते हैं। तो इमेज बन रही है आपके, जैसे हमारे कैमरे का CMOS होता है, उस CMOS पे इमेज बन रही है और उससे जो वायर्स हैं हमारे ब्रेन में जा रहे हैं तो ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो वो पेशेंट को आभास हो जाता है कि यार मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये बहुत अर्ली स्टेजेस में है। कोई इमेज फॉर्म हो जाती है कि हाँ ये कोई ह्यूमन जैसी आकृति है या ये कोई दरवाजे जैसी आकृति है, तो वो उसको फॉर्म हो जाती है। लेकिन अभी ये बहुत अर्ली स्टेज में है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, टाइम लगेगा इसको आगे आने में। तो मुझे ऐसा लगता है AI is changing the whole thing, मतलब Definitely. is dependent upon AI। अब सारी नई टेक्नोलॉजी, सब कुछ नया लेके आना, बहुत कुछ AI चेंज करने जा रहा है हमारे फ्यूचर में। हम किस तरह से पेशेंट को ट्रीट करेंगे, किस तरह से पेशेंट हमारे से इंटरेक्ट करेगा। हो सकता है कि पेशेंट बहुत कुछ अपने AI में फीड इन करके हमारे को भेज दे, हम AI को बता दें कि भाई हमारे को ये लग रहा है। या कई बार हम भी AI से मदद लेते हैं कि यार पेशेंट को ये फीचर्स हैं, हम ये सोच रहे हैं, हम इसमें क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। तो AI हमारे को बता देता है ये पॉसिबिलिटीज़ और हैं। तो डेफिनेटली AI इज़ गोइंग टू इंक्रीज इन
विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। पेशेंट्स के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सर ये एआई कितना इजी अप्रोचेबल रहेगा सबको, एआई के थ्रू सर्जरी करना? और सर्जरी करना इज समथिंग डिफरेंट एंड इट असिस्टिंग डॉक्टर इन ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। So AI can suggest us treatment as of today. It can suggest the way to proceed for a surgery कि भाई इस सर्जरी को अपन इस तरह से करना चाहिए, लेकिन अभी AI इतना केपेबल नहीं है कि वो खुद सर्जरी परफॉर्म कर ले। दो चीज़ें होती हैं, एक तो AI सर्जरी और एक होती है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक और AI को हम कंफ्यूज ना करें। रोबोटिक होता है कि भाई मैंने यहाँ से एक मशीन को हाथ में पकड़ा, उसको यूं करा, तो वो का वही मूवमेंट रेप्लिकेट हो गया पेशेंट के ऊपर। मैं यहाँ बैठा हूँ, पेशेंट कहीं और बैठा है, वहाँ पे रोबोट लगा हुआ है, मैं उसको यहाँ से मूव कर रहा हूँ मशीन को, वही रोबोट का हाथ पेशेंट के ऊपर चल रहा है। तो रोबोटिक सर्जरी इज डिफरेंट। AI सर्जरी विल बिकम अ रियलिटी, दैट्स व्हाट आई फील। मे बी 5 years, 10 years, 15 years, I don't know, लेकिन it will become a reality and I don't know कि क्या होगा आगे चल के। will they be able to perform better surgery than humans or not? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, but time will only tell. But definitely AI has a very positive role in healthcare. So thank you so much for telling us and briefing us so much about related to eyes. But there are few questions which I really wanted to know कि क्या लेंस इम्पॉर्टेंट है या हमें स्पेक्स ही लगाना चाहिए या हमें लेसिक के टूवर्ड्स जाना चाहिए? ये पर्सनल चॉइस होती है। कई लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी लोगों के लिए तो नेसेसिटी होती है कि भाई चश्मा हटवाना ही है, क्योंकि उनका जॉब स्टेक पे है या उनकी लाइफ में कई चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स पे है या उस पे है, तो उन लोगों के लिए तो हटवाना चाहिए। बाकी नॉर्मल लोगों की पर्सनल चॉइस है। मेरे को कोट पसंद है, मैं कोट पहनूंगा, किसी को स्वेटर पसंद है वो स्वेटर पहनेगा, किसी को चश्मा पसंद है वो चश्मा पहनेगा, किसी को चश्मा पसंद नहीं है वो चश्मा नहीं पहनेगा। सर जैसे एक और क्वेश्चन है कि सर्जरी गवर्नमेंट में होनी चाहिए या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए? चाहे सर्जरी गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, दोनों ही जगह सर्जरी बहुत बढ़िया होती है। गवर्नमेंट में भी अच्छी होती है, बस यही है गवर्नमेंट में पेशेंट्स का लोड ज़्यादा रहता है, प्राइवेट में थोड़ा सा कम होता है। तो सर्जरी दोनों ही जगह बहुत अच्छी होती है। गवर्नमेंट सर्जन्स आर वेरी एक्सीलेंट, प्राइवेट सर्जन्स आर ऑल्सो वेरी एक्सीलेंट, दे आर एक्सीलेंट। दोनों ही जगह सर्जन्स बहुत अच्छे हैं, जो उनको मशीनें असिस्ट करती हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे वो दोनों जगह अवेलेबल हैं। तो सर्जरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत बढ़िया करते हैं लोग और प्राइवेट में भी बहुत बढ़िया करते हैं। तो ऐसा ना डिस्क्रिमिनेट करें कि भाई गवर्नमेंट में सर्जरी अच्छी नहीं होगी, गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छी सर्जरी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई प्राइवेट में तो अच्छी ही होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जगह ही सर्जरी सर्जन जो करता है वो ये नहीं सोच के करता है कि मैं गवर्नमेंट में कर रहा हूँ या प्राइवेट में कर रहा हूँ। एक सर्जन के लिए पेशेंट होता है, वो जो पेशेंट के बेस्ट हित में होता है, जो पेशेंट के लिए बेस्ट पॉसिबल होता है, उस सिचुएशन में उस वक्त वो बेस्ट करता है। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काला पानी जिसे ग्लूकोमा जिसे कहा जाता है, तो हम इसको साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? आई एम सो हैप्पी काशस्वी कि आपने ये क्वेश्चन पुट अप किया। काला पानी या ग्लूकोमा क्या कंडीशन होती है और क्यों साइलेंट किलर है? सबसे पहले मोतियाबिंद का जो ब्लाइंडनेस है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। काले पानी की जो ब्लाइंडनेस है वो इरिवर्सिबल है, वो रिवर्स नहीं कर सकते। अगर पेशेंट उससे एक बार ब्लाइंड हो गया तो उसमें हम रोशनी नहीं डाल सकते हैं। तो दैट इज़ वाई काला पानी इज़ नोन एज साइलेंट किलर। काला पानी में क्या होता है कि पेशेंट की जो देखने का जो विजन होता है वो कम नहीं हो रहा है, उसका देखने का दायरा कम हो रहा है, फील्ड ऑफ विजन कम होता जा रहा है। और एक कंडीशन आएगी जब फील्ड ऑफ विजन इतना सा रह जाएगा और फिर एक दिन आएगा कि उसको दिखना ही बंद हो जाएगा। तो पेशेंट रियलाइज ही नहीं कर पा रहा, उसको दूर तक तो दिख रहा है लेकिन उसका फील्ड ऑफ विजन कम होता जा रहा है।
तो पेशेंट रियलाइज़ ही नहीं कर पाता कि उसको काला पानी है। तो इट इज़ अ साइलेंट किलर, पेशेंट को मालूम ही नहीं पड़ता जब तक कि बहुत एडवांस स्टेज में पेशेंट नहीं पहुंच जाता। तो ऑल द पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 40, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, आपके पेरेंट्स में, आपके माताजी या पिताजी में किसी को काला पानी रहा हुआ है, तो आपको 40 साल के बाद काले पानी की रेगुलर जांच करवानी चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you so much, sir, for gracing our podcast. It was a pleasure. It was a pleasure. It is really fruitful. हमें आज इतनी सारी चीज़ें पता चली related to eyes. Thank you for coming here and telling us कि how much eye is important to you. Thank you very much. It was my pleasure. Thank you for watching Open Book by Kaspi, powered by Surajmal Tansukrai Kishangarh. Hopefully आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और हमें आपसे निवेदन है, प्लीज़ इसको फॉलो करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।